आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का जो दो प्लेट है इसके बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और फिर इस पर हम लोग कुछ अच्छा सा प्रॉब्लम बनाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे दिए हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर में है, और एक यहाँ पर दूसरा प्लेट है कैपेसिटर का जिसके ऊपर में माइनस क्यू चार्ज है। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, इस दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, ठीक है। तो अब देखो तुम ऐसा कंसीडर करो क्या कि तुम सपोज करो कि ये अभी नहीं है, नेगेटिव प्लेट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट पर जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होगा? बिल्कुल होगा। ये चार्ज जो है प्लस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगा वेक्टर ई। इधर भी ये हो गया वेक्टर ई, यहाँ भी वेक्टर ई, ये वेक्टर ई। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेट के चारों साइड में है, चारों साइड में है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो निगेटिव प्लेट जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और चूंकि इस नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल एक्सपीरियंस करेगा। तो यही तो फोर्स हम लोग को निकाल लेना है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो एकदम आसान सा टॉपिक है। द निगेटिव प्लेट will experience a force due to वेक्टर E, ठीक है। वेक्टर E के प्रेजेंट के कारण इस पर लगेगा हमारा फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स को मान लिए, लेट दिस फोर्स बी एस, दिस फोर्स बी वेक्टर एफ, इस फोर्स को वेक्टर एफ मान लो। तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट ना करेगा। हम लोग तो यही जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में होना चाहिए, ऐसे वेक्टर एफ, ये इधर लगेगा वेक्टर एफ, ये। तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा? तो वेक्टर एफ इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैट को याद करो, क्या वेक्टर एफ इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। यही चीज तो पढ़े हैं। ई पर वेक्टर का साइन दे दो, माइनस साइन क्यों दे रहे हैं? तो नेगेटिव चार्ज है। या नहीं तो तुम ऐसे सोच लो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर और वेक्टर एफ उससे जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन यहाँ पे माइनस। हाँ, मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन को हटा देंगे, ठीक है। ये चीज है। तो ये हो गया। अब ये जो हमारा प्लेट है प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस थ्योरम को याद करो। प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट प्लेट कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर तो यूनिफॉर्मली ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, यही तो होता है। गॉस थ्योरम को देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? तो सिग्मा को हम लोग क्या बोलते थे? सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही तो सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए नहीं होगा, क्यू बाई ए, तो सिग्मा के जगह पर क्यू बाई ए लिख दो। तो वेक्टर ई इक्वल टू क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस, ये सब हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चीज़ है, जो पहला लेक्चर में हम लोग देखे हैं, पहला यूनिट में। हालांकि ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, परमिटिविटी और फ्री स्पेस। तो अब यहाँ पर इसको ले जाके सेट कर दो। तो वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। यानी यही तो फोर्स आ गया। वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के चलते। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए निगेटिव को हटा दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब समझोगे बात को, अब समझोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्लेट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर इसी तरीका से हम इमेजिन करते कि सिर्फ निगेटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते, तो इस पर हमको लगता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये अपने तरफ में इसको खींचता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो यही रहेगा। तो हेंस हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फोर्स होगा, यही फोर्स होगा। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी, एकदम आसानी से निकालोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, घबराओगे भी नहीं, ठीक है। फोर्स यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए एकदम सिंपली। अब प्लेट है, फाइनाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कैरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैरी कर रहा है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाई ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू इंटू ई। तो ई का वैल्यू पुट कर दिए और क्यू हमारा यहाँ पे है, अब इसको सेट कर दिए, हमारा आ गया। बात समझ गए, एकदम आसान सा चीज़ है ये। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लो इसको। हो गया। अगर दिक्कत होता है तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, नोट कर लो। अपने से डिराइव करो ना, अपने से डिराइव करो। एक बार कंसेप्ट दे दिए, अपने से डिराइव करो, अपने से। एक दो बार हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे कि फिजिक्स कैसे डिराइव होता है, टॉपिक वगैरह चैप्टर, ये कोई भी टॉपिक, तो ये अपने आप तुम इसको करने लग जाओगे। बात समझ गए। इसलिए ज़्यादा नहीं इसमें रटने का कोशिश किया करो कि ये है ये है ये है, नहीं, खुद सोचो। फोर्स निकालेंगे, यहाँ क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा, तो इस सब के कारण फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई लगा दिए, हो गया। बात समझ गए। चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तुम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ही है बेसिकली। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी हेडिंग दे दे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो कैसे निकलेगा, देखोगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हम एक कैपेसिटर ले लिए, ये बहुत छोटा, ये एक प्लेट हो गया प्लस क्यू वाला प्लेट, और एक यहाँ पर नज़दीक में ही दूसरा प्लेट ले लिए, इसके ऊपर में माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एनर्जी किसका किसका यूनिट है,
ये एनर्जी का यूनिट जूल जो होता है, जूल, ये जूल किसका और यूनिट है? वर्क का। तो अगर वर्क निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके चल सकते हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि हमको कैसे एनर्जी निकालना है? तो एनर्जी क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हमको जूल पे पहुंचना है। तो जूल किसका यूनिट है? याद करेंगे, जूल काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का है, वर्क का है, ये सब का तो एनर्जी यूनिट जूल ही है। एनर्जी का फॉर्म है तो जूल है। अब यहाँ पर तो मोशन वगैरह है नहीं, हाइट कंसीडर है नहीं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कोई मतलब होगा नहीं। बात समझ गए? वर्क अगर किसी भी तरीका से कर दें तो हमको काम बन सकता है। तो देखो थोड़ा सोचो 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 यहाँ पर कैसे करेंगे। हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स लग रहा है जो दोनों को एक दूसरे को खींचे हुआ है। अभी जस्ट पढ़े हैं ना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, और ये कैसा अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट को यहाँ से थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, यानी क्या कर दिए कि ये जो मेरा प्लेट है इसको हम मूव करा दिए इस जगह पर, यहाँ पर ये सेकेंड प्लेट को कितना डिस्टेंस मूव करा दिए? तो सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस हम डी डिस्टेंस इसको मूव करा दिए, डी डिस्टेंस। तो एफ तो यहाँ लग रहा है, तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना यहाँ तक लाने में। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि पहले से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। तो जब तुम ऐसे रियलाइज करो कि एक कंप्रेस स्प्रिंग तुम्हारे पास में है, कंप्रेस स्प्रिंग, उसको जो ऐसे तुम अगर स्प्रेड कराते हो तो क्या फोर्स नहीं लगाना पड़ता? लगाना पड़ता है। और जब उस फोर्स को ओवरकम कर देते तब ना वो स्ट्रेच होता है। तो वर्क तो हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम इसको अगर इधर ले जाना चाहेंगे तो कम से कम इतना के बराबर फोर्स इधर लगाएंगे, तब ना ये मूव करने के कगार पे आएगा। तो वर्क डन तो होगा। अब वर्क डन कितना के बराबर होगा? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस किए? डी। पहले क्या माने? बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अभी इसको बहुत दूर लेके गए, डी डिस्टेंस अपार्ट कर दिए, तो ये हो गया। तो यानी वर्क इक्वल टू जो होगा वर्क डन, वर्क डन, देखो दो सेंटेंस का ये डेरिवेशन है। वर्क डन इन मूविंग वन प्लेट या सेकेंड प्लेट, जो भी लिखना है लिख सकते हो, मूविंग सेकेंड प्लेट इज W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया D। ये फोर्स का वैल्यू बोलो, फोर्स का वैल्यू जस्ट अभी लिखे हो क्या? Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये वर्क। अच्छा, अब थोड़ा सा रियलाइज करो कि अगर यहाँ पर इसको छोड़ दें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इधर लाने का कोशिश नहीं करेगा, लाएगा इधर बस, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है। हम उतना फोर्स लगा करके ले गए यहाँ, अब हम छोड़ दिए तो हम तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं। अब कौन फोर्स बचा? यही ना एगो अकेले बचा इस दिशा में। तो ये फिर से ही देखिए, अगर ये दोनों अपना जगह पर स्थिर रहा, ये दोनों अपना जगह पर स्थिर रहा, ध्यान से सुनोगे, अगर ये दोनों अपना जगह पर स्थिर रहा तो क्या ये वर्क इस दोनों के अंदर एनर्जी बन के स्टोर नहीं रहेगा? यही तो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो अगर इसको अगर छोड़ दे तो इधर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। बात समझ गए? ये चीज है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द एनर्जी इन द कैपेसिटर। यही एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर रहेगा। इसका यूनिट क्या है? जूल। देखो एनर्जी है, एनर्जी है। बात समझ गए? ये चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड
stored in capacitor as potential energy, as potential energy। जैसे ही यहाँ पर से किसी भी फिर से अटैक करेगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस एनर्जी stored in capacitor U equal to W are equal to Q square D by 2A epsilon नॉट। हो गया, यही है बात, समझ गए। चलो क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो। नोट डाउन कर लिए, मिटा देते हैं। पहला सवाल, कैलकुलेट द energy stored in a capacitor of capacitance equal to 100 microfarad when it is charged to a potential difference of 40 volt, ये 40 वोल्ट। सॉल्यूशन, अभी जो हम लोग एनर्जी निकाले हैं वो निकाले हैं U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पर C वगैरह नहीं है, हम इस पर बात भी नहीं किए, बात समझे। तो इस पर इसको C वगैरह में चेंज कर दो, ये चीज़ है। तो क्या है, तो देखो नोट में देखो, हम वहीं पे डिस्कस कर देते लेकिन नहीं किए तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखो, देखो यही तो हमारा, हमको C लाना है ना, C लाना है। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो इससे प्रीवियस लेक्चर, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होता है। यहाँ पर अब Q हो जाएगा, अच्छा देखो रुको, C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, हाँ ठीक तो लिखे थे, कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये। तो यहाँ पर जो U लिखे हुए हैं U इक्वल टू Q स्क्वायर डी बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, हो गया। तो U इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। दूसरा तरीका, ये एक फॉर्मूला आया कि अगर चार्ज दिया है C दिया है तो ये, लेकिन हमको वोल्ट दिया हुआ है, तो C इक्वल टू Q बाई भी होता है, C इक्वल टू Q बाई भी। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू भी, अब यहाँ बैठाओ तो U इक्वल टू नीचे हो गया 2C, C स्क्वायर भी स्क्वायर, C से C कैंसिल, हाफ C भी स्क्वायर, देखो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, हाफ C भी स्क्वायर। तो इस टाइप से अपने आप चेंज कर लो, एक ये हो गया पहला, इसको बोल दो दूसरा, इसको बोल दो तीसरा। तो इस टाइप से तुम खुद भी चेंज कर सकते हो, बात समझ में आ गई ये। तो ये 3 फॉर्मूला के रूप में तुमको पूछता है, अगर एरिया दे दे, डिस्टेंस दे दे, समझे, तो तुम ये फॉर्मूला का यूज करो।
अगर सी और चार्ज दे दे तो इसका यूज करो, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और सी दे दे तो इसका यूज करो। इस तरह से 3-4 फॉर्मूला अपने से भी तुम बना सकते। ये ज़्यादा याद नहीं किया करो, ये हम बार बार मना करते हैं कि फिजिक्स को मेमोराइज नहीं करो, इससे फिजिक्स तुमसे दूर जाएगा। बात समझ गए? सीखने का कोशिश करो इसको, ये कैसे कैसे आता है। हर चीज़ तुमको अगर सामने में परोस दिया जाए, मुंह में दे दिया जाए, तो दैट इज टी स्पून फीडिंग सही नहीं होता है। स्पून फीडिंग में हमेशा नुकसान होगा तुम्हारा। ये तो थोड़ा सा खुद भी सोचो, खुद भी मेहनत करो, ये सीख जाओगे। बात समझ गए? यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर सब हम ही यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, हमको ये सब चीज़ है ही नहीं दिया हुआ, तो हम क्या किए, अपना चेंज किए कि C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इससे पहले डिराइव किए हुए हैं ये, तो U = क्या हो जाएगा, Q²/2C। तो ऐसे तो देख रहे हैं चार्ज भी नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या लिख सकते, तो C = Q/V, तो Q = C भी लिख दिए, तो U = ½ CV² आ गया। C और V दोनों है, अब इसको यूज कर दिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना U = ½ CV²। अब बैठा दो वैल्यू, अब बैठा दो, तो U के जगह पर क्या लिख दोगे, 1/2, C के जगह पर लिख दोगे 100 × 10⁻⁻6 माइक्रोफराड है ना, तो 10⁻⁻6, और इसके बाद V दे दिया है 40, तो V का स्क्वायर है तो 40 × 40 कर दो, ठीक है। यहाँ पर 2 से इसको काट दो, तो U = हो जाएगा 40। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 8 × 10⁻⁻2 जूल लिख दिए। चाहो तो इसको तुम डेसिमल में लिख लो, 0.08 जूल, ये आ गया, ये आ गया। नोट कर लो सवाल को सॉल्यूशन को भी नोट कर लो। एक और सवाल हम तुम लोग के लिए लाए हैं, उस सवाल को भी लिखो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में एन अनचार्ज कैपेसिटर, इसको रहने देते हैं फॉर्मूला को यहीं पर, थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये सवाल। ये सवाल क्लास में कई स्टूडेंट लोग पूछा है कि सर ये सवाल बता दीजिए, देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। एन अनचार्ज कैपेसिटर is connected to a battery so that, या prove that, जो भी लिखना है लिखो, so that half the energy supplied, HALF, half the energy supplied by the battery is lost as heat while charging the capacitor, तो सवाल को समझाएंगे, हम भी समझने का कोशिश करेंगे कि सवाल कैसा है। ये यानी कह रहा है कि an अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक अनचार्ज कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट हाफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज लॉस्ट एज हीट वाइल चार्जिंग द कैपेसिटर, तो बैटरी जितना चार्ज दिया, ठीक है, सो दैट द हाफ द एनर्जी, चार्जिंग के लिए जितना एनर्जी सप्लाई किया बैटरी, उसमें से आधा एनर्जी जो है
वो हीट के रूप में जो है लॉस्ट हो गया। यही चीज को प्रूफ करना है। तो ये चीज को प्रूफ करना है तो तुम एकदम सिंपल सा, ज़्यादा तो यह हार्ड हमको नहीं दिख रहा है क्या। तो हम अगर निकाल लें कि बैटरी एनर्जी कितना दिया, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये निकाल ले, और एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना हुआ वो निकाल ले, और दोनों का डिफरेंस अगर निकालें और ये अगर हाफ आ गया जितना एनर्जी बैटरी दे रहा है, तो फिर तो प्रूफ हो गया। यानी हम लोग को काम क्या करना है, तो बैटरी कितना एनर्जी दे रहा है ये पहला काम कर लेना है। दूसरा काम क्या कर लेना है कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर किया। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई किया। तो यहाँ पर एनर्जी U इक्वल टू बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी कितना काम किया। तो ये हो गया U बैटरी, यहाँ पर BAT लिख देते हैं, U बैटरी इक्वल टू Q इंटू V। मान लिए कि बैटरी जो है Q चार्ज सप्लाई किया और बैटरी का पोटेंशियल भी है, ये है। यानी यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि लेट Q इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी और V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी का है। तो U बैटरी इक्वल टू QV। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना एनर्जी कैपेसिटर स्टोर किया है। तो U इक्वल टू Q और V के टर्म में लिखे हैं, तो Q और V के टर्म में कहीं लिखे हैं एनर्जी क्या, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो C इक्वल टू Q बाई V अगर लिख दें तो काम बन सकता है। U इक्वल टू 1/2 C के जगह पर लिख दिए Q बाई V इंटू V स्क्वायर, ये कैंसिल, तो हाफ QV। देखो U इक्वल टू हाफ QV। तो इतना एनर्जी स्टोर हो गया किस में, बैटरी में। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो QV बैटरी दिया इतना एनर्जी, कैपेसिटर में आया इतना एनर्जी। तो देखो तो ये कितना आ रहा है 1/2 Q इंटू V, हाफ QV ही तो आया, इतना ही तो एनर्जी आया। तो यही चीज तो सवाल में है, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से थोड़ा सोचोगे, बात समझ गए, इस टाइप से थोड़ा सोचो, ये नहीं कि हबड़ा के बनाने लगो, नहीं, वो गलत तरीका है। ये फिजिक्स का सवाल तुम अगर विद इन अ मिनट, विद इन ए सेकेंड या विद इन फ्यू सेकेंड अगर बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बात समझ गए। ये नहीं कि हर चीज़ को रटने लगे, नहीं, खुद से कोशिश करो। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, बात समझ गए, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल बनाने का हैबिचुएट हो जाओगे, देखोगे टाइम गैप कम होते चला जाएगा, जल्दी जल्दी बनेगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, बात समझ गए। ये है, अगर हम भी अगर 10 दिन नहीं बनाएंगे या पढ़ाना बंद कर दें, 11वां दिन क्लास में जाए, तो हो सकता है कि हमको भी दिक्कत हो, थोड़ा रुकना पड़ जाए, सोचना पड़ जाए, बात समझ गए। ये है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस चाहिए। न्यूमेरिकल को कंसेप्ट ले लिए, कंसेप्ट तुम भूलोगे नहीं, लेकिन क्या है कि कंसेप्ट का हर एक पॉइंट याद रहना चाहिए, हर एक पॉइंट, तब तुम अपना निकालो। जैसे यहाँ पर भी तुमको हम दिखाएं कि हम तो एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो हम जानबूझ के निकाले ना, तो पहले ही ये सब लिख देते कि इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको नहीं, तब फिर मज़ा नहीं आता। ये क्वेश्चन को देखें फिर कैसे उसको कन्वर्ट किए, तो ये सब तभी हो सकता है जब तुम पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो ना, पढ़ करके अगला चैप्टर, अगला यूनिट में, तो पीछे का नहीं भूला,
पीछे के रेगुलर टच में रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। देखो कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट बरकरार रहता है रिवीजन से। बात समझ गए? तो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करने का आदत डालो कि नया टॉपिक को हम कम पढ़ें, रिवीजन हमेशा करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में, डाई इलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।